देखिए पहला क्वेश्चन था अ मूविंग चार्ज विथ एन एक्सीलरेशन, आंसर क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, जो सब स्पेशल क्वेश्चन है मैंने वही दिया है, कम से कम इतना सबको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों होता है कब? जब आपका चार्ज में क्या हो, इस वर्ड को देखिएगा, चार्ज में अगर एक्सीलरेशन है तो तीनों चीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला देखिए, इसमें बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सबसे अधिक वजन किसका, यानी सबसे अधिक हम मास लेते हैं न्यूट्रॉन का, तो सबसे अधिक न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर तो आपका ऑप्शन नंबर डी। फटाफट देखते जाओ। एक कूलम चार्ज किसके इक्वल? देखो मैंने कहा था ना ऑप्शन में दिया रहता है, मैंने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है, जो क्वेश्चन दिया है उसी को उठा के दे रहा हूं। देखिए यहां ये है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 और एक है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। यहां बहुत गलती करता है बच्चा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ 3 इंटू 10 टू द पावर, ईएसयू को ही हम लोग फ्रैंकलिन भी कहते हैं ना, बताए थे ईएस यूनिट को क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। चलिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम में? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। कैसे निकलता है जानते हैं आप सर? Q बराबर Ne लगा के आप निकाल सकते हैं। Q का मतलब हो गया एक कूलम, N का वैल्यू आपको निकालना है, यहां पे इलेक्ट्रॉन रखेंगे, पता है सबको क्या? 1 इक्वल टू N को छोड़ देंगे, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो N का वैल्यू आपका निकलेगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अगला देखिए, कूलम्ब्स फोर्स कैसा है? क्या कूलम्ब्स फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स है? अच्छा सेंट्रल फोर्स आप नहीं जानते हो, बता देता हूं, डिटेल में पढ़ रहे थे तो भी बताता हूं, लेकिन अब समझ लो सेंट्रल फोर्स क्या होता है पता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर हो। आप बताओ क्या चार्ज में जितना एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है दूसरा भी उतने लगाता है पहला पे? यही क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ था? तो जो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा हो और लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो तो ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? तो आप मुझे बताइए कूलम्ब्स फोर्स में एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं? इसलिए ये सेंट्रल भी कहलाता है, एक नाम है बस। तो इसका मतलब सेंट्रल भी होगा इलेक्ट्रिकल भी होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बोथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। देखिए अरे यार छोटा ही ठीक था, ऐसे रहने दो, तुम लोग को ऐसे दिख जाएगा। आपके पास क्वेश्चन है ना, वहीं से देख लो, नहीं हो तो मेरा मुंह देखो। हाँ देखो, ये सब यार इसका मिटोना अलग है, देखो इधर सुनिए, कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। बताइए तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में कूलम्ब्स फोर्स का फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 बाई, तो ये सिर्फ आपसे पूछा है कि नीचे क्या रहेगा, 1/r या 1/r स्क्वायर? 1/r स्क्वायर। लेकिन आप देखना कौन सा चार्ज लिखा है? पॉइंट चार्ज। डायपोल में क्या था याद है? डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? r3, नीचे d3 था। ये सब ध्यान देना, पॉइंट चार्ज कहे तो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, तो नीचे हम क्या लेंगे? सिर्फ r स्क्वायर। अगला है देखो यहां पे एक जो मैंने फॉर्मूला बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि बताइए मीडियम में फोर्स कितना होता है? मीडियम का फोर्स इन एयर अपॉन ER, क्या यही था? एयर का फोर्स बोल रहा है कितना? 80 न्यूटन, और ER को हम K भी कहते हैं। ER को एक और सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं किससे? तो अगर आप यहां पे रखोगे 80 अपॉन 80 तो कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर होगा 1 न्यूटन, यानी बी। अगला देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव, यहां पर होता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब जिसका एनर्जी कंजर्व रहता है, एनर्जी लॉस। तो क्या होता है मैग्नेट में या चार्ज में, अगर आपने उसको रिपल्सन कर रहा है फोर्स और दोनों को आपस में ले गए साथ में, तो पता है वापस रिपेल करके भेज देता है। मान लो दोनों प्लस चार्ज है, दोनों को आप करीब लेके गए, तो जब आप छोड़ोगे तो क्या ऑटोमेटिक चलता है? इसका मतलब उसमें एनर्जी स्टोर रहती है। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा है? कंजर्वेटिव। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, इफ अ बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग, बॉडी को अगर चार्ज किया गया तो बॉडी पे कैसा चार्ज?
मतलब बॉडी का मास क्या होगा ये पूछ रहा है, उसका वेट डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा या दोनों। आपको बताए थे जब आपको ये क्लियर नहीं कहा जाए कि प्लस है या माइनस है तो हमारा आंसर दोनों होगा। यहां पर बोला कि रब किया तो रब करने से एक बॉडी पे प्लस आता है और एक बॉडी पे, लेकिन ये क्लियर इसने नहीं कहा कि प्लस है या माइनस। बताओ प्लस वाले बॉडी का मास ज्यादा कम, अगर प्लस होता तो कम, और माइनस का मास ज्यादा, लेकिन यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कहा, इसका मतलब होगा मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे आपने किया था सब देखो उसी तरीके से एग्जैक्टली है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगला बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स किस पर लगाता है, एनर्जी पे चार्ज पे, चार्ज पे। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स लगाता है, आप जानते हो एक्सरे जो होता है वो एक एनर्जी है, एक्सरे चार्ज नहीं है, गामा रे भी एनर्जी है। इसके बाद अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जानते हैं आप सब, जो नहीं जानते लिख लेंगे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अरे अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम प्लस प्लस, यस और नो। तो मुझे बताओ इस पे चार्ज है कि नहीं, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। अगला है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज, चार्ज नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, सिंपल है। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ ई नॉट, ये तो आप बताओगे। डायमेंशन ऑफ ई नॉट M-1 L-3 T4 और A2, याद रहेगा ए नंबर। ऐसा यूनिट ऑफ ई नॉट बताओ बताओ, ये खुद आप बनाओगे। कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन, ये है आपका कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन, माइनस का मतलब नीचे है ना, तो कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला बताइए, अगला क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का परमिटिविटी कितना, 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -9 नहीं, कितना, ऑप्शन नंबर सी, ये है ना। अगला बताइए, अगला क्या है, कैथोड रेज कौन होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। आप जानते हैं कैथोड रेज होता है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, तो कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। अगला बताइए, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कल बताए थे 1.8 इंटू 10 टू दी पावर, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब अपॉन। देखिए कितना सिंपल है, आप जैसे किए हो एग्जैक्टली वैसे आ जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो। बताइए ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, कूलम्ब बाय, अरे ये पुराना वाला हटाओ, कूलम्ब बाय मीटर। टफ था कि इजी था, जिसने किया होगा फटाफट खुद ही कर लिया होगा, कोई खास चीज इसमें नहीं है। देखिए नेक्स्ट, अगला देखिए, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज एंड लाइन चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, स्फेरिकल, और लाइन चार्ज का स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, ऑप्शन बी। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, न्यूटन बाय कूलम्ब था ना, तो न्यूटन बाय कूलम्ब से क्या बनेगा, न्यूटन का, यहां लिख देता हूं न्यूटन का ML-T-2 और कूलम्ब का AT, क्या बन जाएगा ML-T-3 A-1, बी होगा ना बस। बताइए डायमेंशन फॉर्मूला एंड ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या था, लिखा हुआ है आपके कॉपी में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या, वोल्टेज। वोल्टेज को एक और तरीके से लिखते हैं जूल अपॉन कूलम्ब ना, तो देखो जूल अपॉन कूलम्ब तो सब में है, मतलब यहां भी जूल अपॉन कूलम्ब है, यहां भी जूल अपॉन कूलम्ब है। अब हमको डायमेंशन बनाना है, तो मैंने बताया था जूल का डायमेंशन ML² T- अपॉन कूलम्ब का, ये बन जाएगा ML² T-3 A-1। अच्छा आपको पता ना ए के जगह हम लोग आई भी लिख सकते हैं, तो यहां पे आई के फॉर्म में लिखा है A-1 ना, डी नहीं, कौन सा होगा, ML² T-3 A-1, बी नंबर। ए का मतलब हो गया वही करंट का डायमेंशन है, वो तो सिर्फ एक ही होता है, तो I-1 या A-1। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQ/R², और पोटेंशियल होता है KQ/, तो बताइए KQ/R² क्या यही है, और KQ/R ये है, इसका मतलब ये ए हो जाएगा। एक मिनट, 1/4 E0 को K कहते हैं, पता है ना, पता चला कुछ बच्चा K ढूंढ रहा है, K मिला ही नहीं, K = 1/4 E0, तो वही डायरेक्ट लिख दिया है पूरा।
अगला देखिए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल, कर पढ़ाए थे, इक्विपोटेंशियल कितना एंगल बनाता है 90। तो यहां पे दिया एक्स एक्सिस पर 90 कौन बनाएगा, वाई भी और जेड भी, अरे वाई भी और, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अलोंग वाई जेड प्लेन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक्स पे परपेंडिकुलर जो होगा, पढ़े थे ना, इक्विपोटेंशियल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल क्या होता है, जहां वोल्टेज सेम रहे, और वोल्टेज सेम रहे तो उसका वोल्टेज डिफरेंस 0 होता है, और ऐसा तभी होता है जब एंगल कितना बने 90, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अगला देखिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा ये तो आगे आएगा, खैर छोड़ो इसको, अभी आप फ्लक्स अभी अपने को पढ़ना है, बता दूं क्या, इसका होता है न्यूटन बाय कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर, यानी ए भी, और दूसरा होता है वोल्ट बाय मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी ये भी, इसका ए भी है और डी भी है। द पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क, कल ही पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, अरे डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई, और टॉर्क का क्या ए ऑप्शन होगा, माइनस पी डॉट ई एंड पी क्रॉस ई। अगला बोलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरी स्मॉल डायपोल, देखो यहां आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल डायपोल, नीचे क्या होगा आर स्क्वायर या आर क्यूब, आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज कहता तो सिर्फ आर, और डायपोल कह दिया तो आर स्क्वायर। अगला देखिए, मैक्सिमम आप लोगों ने कर लिया होगा आई थिंक, चलिए इसका बताइए, तो यहां बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, एक्सियल पे कितना केपी बाई डी क्यूब, और इक्वेटोरियल पे केपी बाई डी एस डी क्यूब। अब एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केपी 2 केपी बाई डी क्यूब, और एक्सियल पे पोटेंशियल कितना केपी बाई डी स्क्वायर। तो यहां देखिए, यहां 2 है ना, लेकिन यहां कॉस थीटा है तो ये तो होगा नहीं। यहां देखिए 2 के पी बाई डी क्यूब, क्या यही होगा, और पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल का ये नहीं होगा। फिर यहां देखिए 2 के पी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, एक होगा के पी बाई डी क्यूब और एक होगा के पी बाई, अरे एक में 2 आएगा और एक में 2, ये वाला था ना, एक 2 के पी बाई डी क्यूब और एक था के पी बाई, तो एक में 2 के पी बाई डी, अरे के जगह पे क्या लिखा हुआ आ रहा है 1/4 पाई ई नॉट, तो कंफ्यूज मत करना, वो के जगह पे है, ये हो गया के 2 पी बाई डी क्यूब और यहां पर हो गया के पी बाई डी क्यूब। तो इसने पूछा था एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे, है ना। अगला देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल केपी बाई डी स्क्वायर, ये तो होगा नहीं केपी बाई डी स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पे 0, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें आपको चार्ज दिया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 और डिस्टेंस दिया है 2.4, डायपोल मोमेंट पूछा है, कैसे निकालेंगे, आप लोग को फॉर्मूला याद है, P बराबर Q इंटू 2L, Q का वैल्यू दिया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, और 2L का मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है 4.8 नहीं, 2L पूरा मिला के है, ये 2L टोटल डिस्टेंस था और आपको टोटल डिस्टेंस ही दे दिया है, इसको L समझ के आप गुना मत कर देना, ये टोटल डिस्टेंस ही है, मतलब 2L का डायरेक्ट वैल्यू है कितना 2.4 इंटू 10 टू द पावर -10, कितना होगा मल्टीप्लाई करके 7.68, ये आ जाएगा आपका 7.68, देखिए ये बन जाएगा आपका 7.68 और पावर देखो कितना होगा, ये -19 ये -10 मतलब -29, आप खुद से भी कर सकते। यहां पे एक गलती करता है बच्चा, वो आप मत करना, 12 के लिए ना वो क्या करता है लेंथ को 2 से गुना कर देता है, ये नहीं करना है, 12 टोटल लेंथ ही है, पूरे डायपोल का लेंथ कितना माने थे 12, ये L थोड़ी था कि आप 2 से गुना करोगे, तो ये गलती मत कीजिएगा, जो लेंथ दिया रहे वही 12 होगा, है ना। नेक्स्ट बताइए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, अच्छा ये एम्पियर आवर किसका यूनिट है जानते हो आप सब, चार्ज का, लिख लीजिए एम्पियर आवर चार्ज का यूनिट होता है, एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर, यह भी एक बार पूछा था इसलिए बोले थे दोनों याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पे
इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के सरफेस पे कैसा, परपेंडिकुलर, जीरो नहीं, ऑल कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कंडक्टर के सरफेस पे कितना एंगल बनता है, कंडक्टर के अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसने कहां पूछा है, सरफेस पे। सरफेस पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। अगला बताइए, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट एट, ये भी आगे पढ़ोगे आप ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब काटता है, कितना एंगल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी काटता, कर लो ठीक, डज नॉट इंटरसेक्ट। तो ये आगे पूछेगा। इसका आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया था, I mean, करने का मतलब ये है कि आप उसको एक बार देखे थे कि आपसे हो रहा है कि नहीं है? हो रहा है क्या, अच्छा इधर भी है, क्या है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री। कल पढ़े थे ना इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल का कितना एंगल बनता है, आज वैसे पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये चीज आएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड, ओए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल का फोर्स ऑलवेज जीरो, लेकिन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता, पिछला बार क्वेश्चन पूछा था नॉन यूनिफॉर्म, तब आपको लिखना पड़ता नेवर जीरो। अगर यूनिफॉर्म के जगह रहता नॉन यूनिफॉर्म, तब क्या लिखते, तब जीरो नहीं होगा। बस देखिए, तो ये ना सब्जेक्टिव, आप देखो, आप खुद से करना। वैसे अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो तो आप जब क्लास आएंगे तो मेरे से पूछ लीजिएगा। वैसे सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, चाहे 2 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो। कोई क्वेश्चन अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, है ना, ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, शॉर्ट टाइप में सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जितना भी चीज में लिखा है सब आप पढ़े हो, और लॉन्ग टाइप में ये है ना। तो ये तो मैंने इस वाले में दिया था, जो मैंने आपको दूसरा असाइनमेंट दिया उसमें क्वेश्चन कम कर दिया हूं, जितना आपको करना है सिर्फ। लॉन्ग में मैंने 2 ही कर दिया हुआ है, वही दोनों आप सिर्फ कीजिएगा। और शॉर्ट में आपका, शॉर्ट में भी 3-4 कम कर दिया हूं, जो मुझे लगता है कि नहीं पूछेगा उसको मैं हटा ही दिया हूं। जो अच्छे बच्चे हैं पूरा करना, लेकिन अच्छे कोई तो आपने उसी से करना, इंपॉर्टेंट वाला सिर्फ। अच्छा पूरा इसलिए करेगा क्योंकि उसको अच्छे से स्कोर चाहिए। ये क्या लिखा गया, अरे ये सबको मिटाना पड़ेगा लगता है। हाँ ये ठीक है, चलो आज आप लोग हेडिंग डालिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ चैप्टर 2, फ्रेश पेज से हेडिंग डाले। बात नहीं करना, ध्यान से सुनना। आप जितना ध्यान से सुनोगे मैं उतना ज्यादा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। बात करोगे तो मुझे रफ्तार में पढ़ाना पड़ेगा फिर। चलिए लिखिए, हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत छोटा लेसन है, प्रयास करेंगे 3 दिन में खत्म कर देने के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड क्या, इसमें 2 चीज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, तो आप देखो खुद ही छोटा सा टॉपिक ही है, मेन 2 चीज इसमें सीखना है ना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इजी है, बट मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में ही समझाने का प्रयास करूंगा, और जितना मैं कहूंगा बस उतना ही याद करना, ठीक है। एक चीज पहले समझो आप, ओए एक चीज ध्यान से सुनिए। तो आप मुझे ये बताओ, इतना सिर्फ बताना, इतना अगर आपको पता हो तो, जनरल साइंस का चीज पूछ रहा हूं, हमारे जीवन में कौन कौन सा ऐसा फोर्स है जो इनविजिबल है। हमारे लाइफ में कौन कौन सा ऐसा फोर्स है जो इनविजिबल है। इनविजिबल समझते हो, जो हमें दिखाई, फोर्स लगता है, हमें महसूस भी होती है, लेकिन फोर्स लगाने का क्या सोर्स है या क्या चीज है ये हमें दिखाई। ऐसा कौन कौन से फोर्स हैं जो लगता हुआ महसूस तो होता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। 3 ऐसे फोर्स है, आप जानते हो क्या, कौन कौन सा। एक ग्रेविटेशन, ध्यान दो सब, एक ग्रेविटेशन, कैसे सुनना, मान लो आपने ना छत से एक बॉल छोड़ा, बॉल किधर गया, मान लीजिए नीचे ग्राउंड है, आपने एक बॉल को छोड़ा और ये बॉल किधर आ गया, नीचे ग्राउंड पे आके हिट कर गया। आप मुझे बताओ बॉल और ग्राउंड के बीच में कौन सा ऐसा चीज था जिसने इसको खींच के नीचे कर दिया, क्या वो सोर्स आपको दिखाई पड़ रहा है। अब सुनना, यही कहानी होती है मैग्नेट में। अगर आपको पता हो तो जब आप मैग्नेट लेते हैं तो मैग्नेट में एक तरफ पोल होता है नॉर्थ और एक तरफ होता है। अगर आप इसके बगल में कोई दूसरा मैग्नेट रखें
और मान लीजिए उसमें भी पोल है नॉर्थ और, ध्यान से सुनिएगा, आप जानते हो क्या, नॉर्थ का मतलब कौन सा पोल, पॉजिटिव, साउथ का मतलब नेगेटिव। यहां पर नॉर्थ का मतलब पॉजिटिव और साउथ का मतलब, अब सुनना ध्यान से, आप मुझे बताओ इन दोनों मैग्नेट को रखोगे तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, क्योंकि एक तरफ माइनस और एक तरफ, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, यानी जब आप मैग्नेट को पास पास रखेंगे तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे से अट्रैक्ट होगा। लेकिन आप मुझे बताओ इस बीच में ऐसा कौन सा चीज है जिससे अट्रैक्शन हुआ, क्या वो आपको दिखा, नहीं दिखा। ऐसे ही बात करते हैं हम चार्ज का, मान लीजिए एक तरफ चार्ज है प्लस क्यू और एक तरफ चार्ज है, ऐसा तीन फोर्स है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, और ये अपना चार्ज वाला फोर्स क्या कहलाता है। अब मुझे बताओ क्या ये प्लस माइनस ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। आप ये चार्ज को भी देखोगे, अगर एक प्लस और एक माइनस चार्ज है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के पास जाना चाहेगा, लेकिन इसके बीच में भी कौन है ऐसा जो दोनों में अट्रैक्शन करवाया, इस बात को आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। अब सुनिएगा, तो साइंटिस्ट ने बताया, माइकल फेराडे नाम था, बट आपको नाम में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लेना है, आपको जस्ट ये समझना है। उन्होंने क्या कहा, जो फोर्स विजिबल नहीं है उस फोर्स को अगर कभी विजुअलाइज करना हो, उस फोर्स को कभी दिखाना हो कि किस तरफ लग रहा है या किस वैल्यू से लग रहा है, तो उसके लिए ना आप एक लाइन का यूज करना। जैसे एग्जांपल समझो, आप मुझे बताओ, इतना तो सबको पता है, जस्ट फील से बताना है, दिख तो रहा कुछ है नहीं, तो मुझे ये बताओ इस बॉल को अगर आप छोड़ोगे तो किस तरफ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दो, किधर की तरफ, और नीचे लाइन ड्रॉ करके एरो दिखा दो, क्योंकि आप जानते हो जब आप एरो दिखाओगे तभी क्लियर होगा कि उसका डायरेक्शन किधर है। आप क्या करो, इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ लाइंस बना दो, और ये लाइंस आप बना दोगे तो इससे सबको पता लग जाएगा इस ऑब्जेक्ट को देख के कि ये ऑब्जेक्ट किधर जाना चाह रहा है, नीचे। इस लाइंस को जो आपने यूज किया फोर्स के डायरेक्शन को दिखाने के लिए या उसके वैल्यू को दिखाने के लिए, इसी लाइंस को कहते हैं हम लोग फील्ड लाइंस। क्या कहते हैं, अब सुनना, यहां पर हमने बात किया ग्रेविटेशन का, तो इस लाइंस का नाम हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अगर यही काम अगर आप मैग्नेट में करते, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ये वाला मैग्नेट क्या इसके तरफ जाएगा, अट्रैक्शन है, तो आप कहेंगे कि ये मैग्नेट इधर की तरफ जा रहा है, तो क्या मैं ऐसे एरो बना सकता हूं, यस और नो। ये जो मैंने एरो बनाया, लेकिन इस बार मैंने एरो किसके लिए बनाया, मैग्नेट के लिए, इसलिए अब इस लाइन का, सब कुछ लाइन सेम ही है, बट इस लाइन का नाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही काम आप किस में कर सकते हैं, चार्ज में। तो अगर ये चार्ज की बात करें तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज में अट्रैक्शन होगा, और ये चार्ज इधर जा रहा है, और आपने बहुत सारा लाइंस ड्रॉ करके दिखाया कि ये चार्ज इधर की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये लाइंस जो आपने ड्रॉ किया वो ये बता रहा है कि ये चार्ज माइनस की तरफ जा रहा है, और इसको विजुअलाइज करने के लिए इस लाइन का आपने चार्ज में इस्तेमाल किया, और चार्ज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक, इसलिए इसका नाम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जितना भी चीज आपको पढ़ना है ना, वो सब पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। जब मैग्नेट पढ़ाएंगे तब मैं उस फोर्स का जब बात करूंगा तो वहां पे कौन सा लाइंस पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और 11th में ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो वहां पे कुछ प्रॉपर्टी बताई जाएगी। लेकिन अगर आप एक पढ़ लेंगे तो लगभग तीनों का काम, तीनों में प्रॉपर्टी सेम होता है, एक आध का फर्क रहता है। अगर मैं आपको 5 प्रॉपर्टी लिखाऊंगा तो उसमें से 4 प्रॉपर्टी तीनों का सेम होगा, कोई एक प्रॉपर्टी होगा जो डिफरेंट होगा, या कोई 2 प्रॉपर्टी होगा जो डिफरेंट होगा। यानी अगर हम एक बढ़िया से सीख ले, मतलब हम चार्ज का अगर बढ़िया से सीख ले, तो मैग्नेट में भी हमारा काम। लेकिन मेरा कंसेप्ट ये है कि ये लाइंस क्यों बनाते हैं, समझे आप, जो फोर्स हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन वो फोर्स है ना, उस फोर्स का हमें फील आता है, लेकिन वो फोर्स हमें विजुअलाइज नहीं है, उसको विजुअलाइज करने के लिए हम जो लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जो इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं खुद से, उसी लाइंस को कहा जाता है फील्ड लाइंस। चार्ज के लिए बना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मास के लिए बना, ग्रेविटेशन में किसका फोर्स होता है, मास का, मास के लिए बना तो ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस, यस और नो, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कह सकते हैं। वही चीज अगर मैग्नेट के लिए बना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ है ना। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ से भी पहले पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले मुझे बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक ऐसा इमेजिनरी फील्ड लाइंस है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, इनविजुअल फोर्स को विजुअलाइज करते हैं, चलेगा। ये क्यों बनाए हैं, जो फोर्स नहीं दिखता है उसके डायरेक्शन और वैल्यू को बताने के लिए, दर्शाने के लिए, हाँ या ना। लिख लीजिए, तो पहले हेडिंग डालिए
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका डेफिनेशन किसी को नहीं याद करना है, जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि ये लाइंस होता क्या है। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज एन इमेजिनरी, इट इज एन इमेजिनरी, it is an imaginary lines, it is an imaginary lines which is used to, which is used to, which is used to visualize, which is used to visualize the magnitude and direction, which is used to visualize the magnitude and direction of invisible force, invisible force, invisible force। इसका इस्तेमाल कब करते हैं हम? जो फोर्स इनविजिबल है उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब सुनिए, ये आपको कोई नहीं पूछेगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पूछा क्या जाता है वो सुनो। आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछता है, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितने प्रॉपर्टी लिखने होते हैं? 2। 2 मार्क्स में आएगा तो आपको 2 लिखना होता है, बट आप 3 लिख देना। मैं आपको 4-5 बता देता हूं, जो आसान लगे उसमें से कोई भी आप कितना लिख दो? 2। आप खुद से भी बना दोगे तो उसको भी समझने का प्रयास करना। अगर आप समझ जाएंगे तो इससे भी 1-2 क्वेश्चन बनता है, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नीचे लिखिए प्रॉपर्टीज, फटाफट लिखिए। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरा कर लेते हैं कम से कम, फिर अगले दिन हम लोग को फ्लक्स और गॉस लॉ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन। लिखे तो नीचे लिखिए प्रॉपर्टीज। सुनिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं चाहूं तो फटाफट लिखवा सकता हूं, लेकिन प्रयास करता हूं कि थोड़ा समझ लो। बहुत बच्चों को पहले से आता भी था। सुनिए, हमारे पास जीवन में कितने चार्ज हैं? या तो पॉजिटिव या तो चेक करके देखते हैं कि लाइंस कैसे बनता है। सुनना, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, मतलब प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। मुझे यह देखना है ना कि इसका फोर्स किधर लगेगा। मुझे बताओ, कहीं पर भी अगर हमें फोर्स चेक करना होता है तो उसके लिए हम कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स चेक करना है तो कितना चार्ज लेते हैं? 1 कूलम। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेक करना होता है कहीं पे, हम क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम कितना चार्ज लेते हैं? यूनिट चार्ज। कितना कूलम? 1 कूलम। पढ़े थे ना, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, वही था ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप क्या करो, इसके बगल में रखो 1 कूलम का चार्ज। बोलो 1 कूलम प्लस या माइनस? अरे 1 कूलम खुद क्या है, प्लस या माइनस? तो मुझे बताइए, ये प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल? तो क्या यहां से लाइन ऐसे निकलेगा? अगर ये लाइन इस चार्ज से बाहर की तरफ निकल रहा है तो क्या इसी 1 कूलम को यहां आप रखेंगे तब फोर्स ऐसे होगा? ये 1 कूलम अगर यहां होता, अरे आपने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ होता है, अगर यहां पे होता तो क्या ये रिपल्सन ऐसे होता? अगर वही 1 कूलम को यहां रखते तो क्या ये फोर्स ऐसे लगता? यस और नो? मुझे ये बताओ, जितनी भी जगह पे अगर आप देख रहे हैं तो ये लाइंस जो है वो उसके मतलब आपके चार्ज में एंटर कर रहा है या वहां से निकल रहा है? क्या यहां से लाइंस बहुत सारे निकल रहे हैं? ये आपको समझ में आया? तो जब कहीं से लाइन निकलता है उसको बोलते हैं ओरिजिनेट होना। क्या होना? तो क्या कहा जाता है, सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहां होगा? पॉजिटिव चार्ज पे। यही काम आप माइनस में करके देखो। अगर यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज है, करते हैं चेक करके देखते हैं। अगर यहां पर हम रखें 1 कूलम चार्ज, तो मुझे बताइए 1 कूलम चार्ज को माइनस क्या अपने तरफ खींचेगा? अगर आप यहां रखेंगे 1 कूलम, क्या तब भी ऊपर की तरफ? इसका मतलब कहीं भी रखेंगे तो ये एरो क्या इस चार्ज के तरफ एंटर कर रहा है, हां या ना? जहां पर जाके सब एक जगह पे आप ये कह दो एक्युमुलेट कर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनेट होना। इसका मतलब जब लाइन निकल रही थी तो वो प्लस चार्ज से निकल रही थी, और लाइन जब जाके एक जगह पे टर्मिनेट हो गई तो कौन सा चार्ज? तो इसका पॉइंट क्या बनता है, सुनो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट, यानी ये चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज से हमेशा लाइंस बाहर निकलता है, इसका ये मतलब हुआ, और नेगेटिव चार्ज पे जाके ये सारा लाइन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लॉजिक समझे? और चेक करने का तरीका, प्लस क्यू रखेंगे 1 कूलम चार्ज, रिपेल करेगा तो बाहर जाएगा, और अगर आप यहां पे रखेंगे 1 कूलम माइनस के सामने अट्रैक्ट करेगा तो अपने पास बुलाएगा।
तो इसका मतलब यहां से लाइंस निकलेगा और यहां पे लाइन जाके टर्मिनेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, लिखते चलिए फटाफट, इट originates from positive charge and it originates from positive charge and terminate at कहां, नेगेटिव चार्ज, एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। फिगर बना देंगे आप सब। देखो कैसे बनाना, ये नहीं कि हम बहुत सारा लाइन बनाएंगे, दो चार जो मन करे बना लो। मैं तो भाई ऐसे बनाने वाला हूं, मुझे इतना लाइन अच्छा लगता है, मैंने इतना बना दिया। और सब में एरो कहां, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, पॉजिटिव है तो सारे एरो बाहर की तरफ निकलेंगे, तो ये हम ऐसे बना देंगे। आपको मन है तो और भी लाइंस बना सकते हो। यहां पे माइनस क्यू, इसी को भी दिखाना है तो पहले ऐसे आप लाइन बना लीजिए। 8 लाइंस मैंने बना दिया, सब में एरो आपको इनसाइड दिखा देना है। हाँ जी, फोटो बनाना है, हाँ दोनों। इससे क्लियर हो जाएगा ना, पॉजिटिव से लाइंस निकल रहे हैं और नेगेटिव पे जाके लाइन खत्म हो रहा है। तो आप पॉइंट याद रखिए, आपको कोई भी 2 ही पॉइंट लिखना होगा। और आप ना, मैं तो कहूंगा आप 2 ही पॉइंट लिखना, पहला और दूसरा सबसे बेस्ट पॉइंट है ना। बाकी आप 3-4 पॉइंट कम से कम याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए, ये कहां से ओरिजिनेट हुआ, पॉजिटिव से, कहां जाके खत्म। ओरिजिनेट मतलब वहां से निकल रहा है और टर्मिनेट का मतलब वहां जाके खत्म हो जा रहा है। आगे बढ़े, सेकेंड पॉइंट लिखिए। ओए आप ही से पूछूंगा, छोड़ो लिखना क्या, आपसे पूछता हूं। अगर मान लीजिए कोई चार्ज है Q और कोई चार्ज है 2Q, ध्यान देना, बोलो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा के देख लो, KQ/R²। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, KQ/Q थोड़ी होगा। यहां पे Q की जगह क्या लिखेंगे, K2Q/। आप मुझे बताइए ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, बोलिए। यहां पर KQ है, क्या ये इसका डबल है। तो अगला पॉइंट सुनना क्या है, जिसका चार्ज ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो उसके लाइंस भी। अगर मैं कहूं कि इसके लिए मैं 2 लाइन बनाता हूं, सर 2 क्यों, मैं 3 बना लूं तो, अरे जितना मर्जी बनाओ, लेकिन मैंने क्या माना, अगर इसके लिए मैं 2 लाइंस बनाता हूं तो इसके लिए कितना लाइंस बनाना चाहिए, 4, डबल। इसे, इसको देख के पता लग जाएगा कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये समझाना चाहता हूं सिर्फ। इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होगा उसका जिसका चार्ज का वैल्यू। अच्छा एक और बात बता दो, अगर मैं Q के जगह -Q रखता, जैसे एक्चुअली में मैं पूरा बताता हूं प्रॉपर्ली कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए ना एक Q चार्ज है, तो आपने Q चार्ज में 2 लाइन बनाया ऐसे, तो अगर यहीं पर मैं कहूंगा 2Q चार्ज है तो इसका डबल है ना, तो यहां पे लाइंस भी 2 या 4। अब अपने मन से 6 मत बना देना, क्योंकि डबल है तो उसी प्रोपोर्शन में बनता है। तो अगर यहां पे आपने 2 बनाया है तो यहां कितना बनेगा, 4 बनेगा। अगर यहां 4 बनाते तो यहां, अच्छा मुझे एक चीज और बताना, आपसे ही पूछ रहा हूं, अगर यहां -2Q होता तो तुम 2 बनाते, 4 बनाते, या इन दोनों से भी कम बनाते, 2 बनाते, 4 बनाते, या 2 से भी कम, क्योंकि ये माइनस है ना, ये तो इससे भी कम लग रहा है। चार्ज में कोई बड़ा छोटा साइन सिर्फ बदलेगा। इस 2Q के लिए 4 बना है तो इसके लिए भी, बस फर्क ये होगा कि यहां पे लाइंस ओरिजिनेट हो रहा था, लेकिन यहां पर सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा, नेचर का फर्क है। यस और नो। इसका मतलब यह है कि जिसका चार्ज ज्यादा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी, और जिसका चार्ज कम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी। लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट, लिखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the number of electric field lines is directly proportional, the number of electric field lines is directly proportional to the magnitude of charge, to the magnitude of charge। बना के दिखा दीजिएगा। अगर आपने Q चार्ज के लिए 2 लाइंस बनाया है तो 2Q के लिए बाबू कितना, 4 लाइंस बनाना होगा। लेकिन अगर यहां पर -2Q हो तब भी सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं तो कितना बनेगा, 4 ही बनेगा, लेकिन दोनों का एरो क्या होगा, सिर्फ एरो अलग होगा, यानी यहां पे टर्मिनेट दिखाएंगे। बना के दिखा दीजिए।
जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा लाइंस। पॉजिटिव है एरो बाहर निकलेगा, नेगेटिव है टर्मिनेट होके एरो एक जगह पे एक्यूमुलेट कर जाएगा। अगर आप Q के लिए बनाते 4 तो 2Q के लिए फिर बनाना पड़ता 8। जितना इसका होगा उसका डबल। 3Q होता तो फिर 3 गुना बढ़ता, इसका 2, इसका 4 तो उसका 6, तो उसी प्रोपोर्शन में बढ़ता है। जितना ज्यादा चार्ज का वैल्यू उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। कम से कम 2 पॉइंट आपको याद रखना है। फिर से बोल रहा हूं, बिहार बोर्ड के लिए कितना काम करेगा आपका, सिर्फ 4-5 लिखवाता हूं, बट 2 आप याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़े, चलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज को जब आपने पढ़ लिया तो इससे मैं क्वेश्चन दूं, लिखिए, फिर लिखेंगे आगे का प्रॉपर्टी। पहले क्वेश्चन कर लीजिए, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। डाइपोल का मतलब कौन सा चार्ज, एक -Q और एक -Q और एक क्या लेंगे बाबू, +Q। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है, -Q और इन दोनों को रख के आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। बहुत इजी है, क्या करेंगे मुझे बताओ, लाइंस कहां से निकलेगा, प्लस से, और कहां टर्मिनेट होगा, माइनस पे। रुको मैं इस तरफ प्लस माइनस ले लेता हूं, देखिए इस तरफ बनाने में मुझे सही लगता है। देखो यहां पे मैंने लिया +Q और यहां पे लिया मैंने -Q। अब सुनो क्या करेंगे, मान लीजिए यहां पे मैंने ना ये कुछ लाइंस बना लिए, यहां पर भी मैं, अब मुझे बताओ इसमें अगर मैंने 8 लाइंस बनाया तो इसमें भी कितना लाइंस, क्या सेम ही होगा। अरे यहां भी Q है और यहां भी, फर्क किस बात का होगा, डायरेक्शन का, एरो का। प्लस है तो एरो बाहर निकलेगा, यस और नो, और माइनस है तो एरो, माइनस एरो तो इनसाइड की तरफ बनाएंगे। बना लीजिए फटाफट मेरे साथ ही, ऐसे पहले बना लीजिए। दोनों मैंने लाइंस क्यों सेम लिए, समझ में आया। यहां पर भी Q था तो अगर मैंने 8 लाइंस लिया है तो यहां भी तो Q ही है, सिर्फ माइनस है तो एरो का फर्क होगा। बताइए इसका लाइंस ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, अब सुनना, सारे प्लस वाले चार्ज किससे जाके मिलेंगे, माइनस से। देखिए जितना भी प्लस चार्ज से एरो निकल रहा है वो सब कहां जाके मिलेगा, देखिए ये प्लस वाला इसके साथ मैच कर गया, ये प्लस वाला इस वाले चार्ज के साथ मैच कर जाएगा, ये प्लस वाला यहां आके मैच कर गया। ऐसे इधर भी कर दीजिए, आइडेंटिकल आपको सबको मैच करना है। ये ऐसे, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और जिसको कोई राह नहीं मिलेगा वो कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे, कुछ भाग जाएगा इन्फिनिटी पे। ये कहां से आएगा फिर, घूम घाम के इन्फिनिटी से। तो ऐसे आप बना के दिखा सकते हैं, चाहेंगे तो इसको भी जोड़ सकते हैं। सब में एरो दिखा दीजिए, यहां से एरो निकल के जा रहा है, यहां पे एरो ऐसे निकल के जा रहा है। ऐसे ही देखने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं, ऐसे। चलेगा। ओए कहां से लाइंस निकला, पॉजिटिव से, और कहां जाके टर्मिनेट हुआ। अच्छा एक क्वेश्चन है, अगर मान लो 2 चार्ज नहीं होता, प्लस से निकल के माइनस पे खत्म हुआ, अरे कहीं ना कहीं से ऑरिजिनेट हुआ है तो कहीं ना कहीं तो खत्म होना है। मान लीजिए कि ये 2 चार्ज नहीं होता, सिर्फ एक ही होता, प्लस, माइनस होता ही नहीं, तब कहां जाके टर्मिनेट होता, इन्फिनिटी पे। जो अकेला चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, आइसोलेटेड चार्ज। क्या कहते हैं, आइसोलेटेड चार्ज कहां टर्मिनेट होता है, नोट करके लिख लीजिए एक पॉइंट। अरे 2 चार्ज था तो प्लस से निकल के माइनस पे टर्मिनेट हुआ, अगर एक ही चार्ज रहे, मैं कहूं कि सिर्फ +Q है, तो अब इसका लाइंस कहां जाएगा बेचारा, इन्फिनिटी पे। लिखेगा इन आइसोलेटेड चार्ज, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसमें कुछ बनाने के लिए आपको नहीं देगा। इन आइसोलेटेड चार्ज, इन आइसोलेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन आइसोलेटेड समझते हो ना, अकेला सिंगल चार्ज। इन आइसोलेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट,
टर्मिनेट एट इंफिनिटी, ध्यान रखना, इन आइसोलेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट इंफिनिटी और ऑरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी, दोनों हो सकता है, और ऑरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी। अगर प्लस है तो टर्मिनेट होने के लिए वहां जाएगा, और माइनस है तो ऑरिजिनेट वहां से होगा, और ऑरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी। चलिए एक और इसी पे क्वेश्चन, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं दोनों को आपको साथ ही लेके चल रहा हूं। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू आइडेंटिकल चार्ज, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर टू आइडेंटिकल चार्ज। मान लीजिए यहां पर एक चार्ज प्लस क्यू और यहां पर भी एक चार्ज प्लस क्यू, और आपको बोल रहा है इसका इस बार दोनों प्लस ही है, क्या करेंगे, यहां पे पहले मैं लाइंस बना लेता हूं और यहां पर भी मैं लाइंस बना लेता हूं। बताओ इसमें कहीं पे टर्मिनेट होगा या सिर्फ ऑरिजिनेट होगा? दोनों प्लस ही है तो दोनों के लिए सिर्फ क्या होगा, दोनों के लिए सिर्फ ऑरिजिनेट। देखिए दोनों का एरो ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से, और इसके लिए भी एरो ऐसे। अब मुझे बताओ इसको तो टर्मिनेट होने के लिए चार्ज मिला ही नहीं माइनस, तो अब ये क्या करेगा, कहां जाएगा, तो ये बेचारा अपने इंफिनिटी के तरफ, जो लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड के इंफिनिटी के तरफ, और जो राइट साइड में है वो, तो मान लीजिए इधर इंफिनिटी है कहीं, तो ये सारा देखो क्या करता है, लाइंस, जितने भी लाइंस है सब कहां भागता है, बनाओ बनाओ मेरे साथ, बनाते जाओ, इतना प्यारा फूल है, सब कहां गया, इंफिनिटी। यहां भी देखो ये भी बेचारा इंफिनिटी, इंफिनिटी क्यों गया, क्योंकि इसको इधर माइनस चार्ज कहीं नहीं मिला, और जो ऑरिजिनेट हुआ है उसको टर्मिनेट तो कहीं ना कहीं होना है, तो ये सारे लाइंस कहां भाग गए, इंफिनिटी। अभी बोले थे ना आइसोलेटेड का मतलब अगर सिंगल चार्ज ही आपका हो तो बेचारा सब इंफिनिटी पे जाके क्या होता है, टर्मिनेट। ये भी मुड़ के जाता है लेकिन ये कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सुंदर भी तो दिखना चाहिए। ये लो, दोनों एक दूसरे के पास क्यों नहीं गया, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज था ना, प्लस चार्ज था मतलब दोनों के आपस में क्या, अट्रैक्शन रिपल्सन, रिपल्सन होके दोनों अलग ही हो गए, ये एक तरफ और ये एक तरफ, कहां गया, इंफिनिटी पे। तो जब सिंगल चार्ज रहे, आइसोलेट रहे, तो फिर वो इंफिनिटी ही जाता है, यहां दोनों सिंगल नेचर का ही था। ओके चलिए नेक्स्ट, तीसरा प्रॉपर्टीज लिख लो, बस इतना में थक गया। अब लेकिन अब प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन नहीं है, फटाफट प्रॉपर्टी से लिख लो ना, 2-3 लिखवाऊंगा सिर्फ, 5 मिनट रुक जाओ, क्या करना है, जिंदगी में पढ़ना ही तो है तुम्हें सिर्फ, और तो कुछ होना जाना अभी है नहीं, बात समझ रहे हो, तो 2-4 मिनट और पढ़ ही लो, लिख लो। सुनिए ना, छोटा छोटा बात बता रहा हूं, सुन तो लो, इधर देखिए थोड़ा ध्यान से, बस 2-3 प्रॉपर्टी खत्म कर लो यार, कम से कम ये सुनिए, इधर देखिए, ओए अगर मैं कहूं कि यहां पर देखो, यहां पे 3 लाइन है, कितना है, इतना स्पेस में यहां 3 लाइन है, और उतने ही स्पेस में यहां पे मैंने और ज्यादा लाइन बना दिया, मान लो 4 बना दिया, दोनों, मैं अगर कहूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और 5 बन गया तो और ज्यादा है, इसका E1 इसका E2, तो तुम देख के बताओ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, 1 या 2, 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किससे, कैसे पहचाने, लाइन के डेंसिटी से, लाइन का डेंसिटी ज्यादा, यदि ज्यादा डेंस है लाइन, उतना ही जगह में ये 5 लाइंस बना जितना जगह में पहले, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी उतना ज्यादा होगा। सिंपल कंसेप्ट है, लिख लीजिए, लिखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, number of electric field lines per unit area, number of electric field lines per unit area represents magnitude of electric field, represents magnitude of electric field,
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिए। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस बात को हम डिसाइड कर सकते हैं किससे, नंबर ऑफ लाइंस को देख के। इतना ही एरिया में यहां 3 लाइंस और इतना ही एरिया में यहां 5 लाइंस, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किस में, जहां पर ज्यादा डेंस है, यानी E2 का वैल्यू E1 के तुलना में ज्यादा है। फिगर बना के दिखा दीजिए। अच्छा मुझे बताओ तो इस लाइन में सबका गैप सेम है अलग है? अगर गैप सेम रहता है ना, सुनो सुनो, अगर सबका गैप क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन भी सबका, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? नीचे नोट करके लिखिए, एक पॉइंट नोट करके लिख लो। लिखिए इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट, EQUIDISTANT, इक्विडिस्टेंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अरे मतलब जिसका डिस्टेंस इक्वल हो, इक्विडिस्टेंट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स, equidistant parallel electric field lines represents uniform electric field, uniform electric field, uniform electric field, uniform electric field। सुनिए, देखिए यहां पे बना दीजिए फिगर। बताओ तो क्या तीनों के बीच का डिस्टेंस सेम है और तीनों एक दूसरे के पैरेलल भी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, लिख दीजिए ई हो गया आपका यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका यूनिफॉर्म होता है ना, तो सभी का डिस्टेंस इक्वल होता है और सभी का एरो भी क्या रहता है, सेम, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, हो गया यूनिफॉर्म। यस और नो? अगर सबका डिस्टेंस अलग अलग होता फिर वो यूनिफॉर्म, इसका मतलब बदल रहा है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ऐसे आप बोल सकते हो। चलिए 4th पॉइंट लिखिए, लिख लो, 2 और है, अभी तो तुमको पढ़ना ही है, क्या करना। ओए सुनो, बस 2, इसके बाद छोड़ दूंगा, सुनो, छोड़ दो यहीं है, 2 नहीं नहीं, सुनो सुनो ना, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे आराम से बताओ, कम से कम एक पूरा करने दो। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सुनिएगा ध्यान से भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो। आपको याद सिर्फ कितना करना है, तो लिखने में क्या चला, लिख लो। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, कहीं पर भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिया। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा भी हो, अगर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट किसके डायरेक्शन को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। याद करना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो टेंजेंट है वही बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए, द टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the tangent on electric field lines, the tangent on electric field lines represents, the tangent on electric field lines represent क्या, direction of, represents direction of क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। बना के दिखा दो एक फिगर। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो यहां पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए वहां पे क्या ड्रॉ कर दीजिए, एक टेंजेंट। जो टेंजेंट होगा वही बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे था, आपने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वही बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। आप बताइए, क्या 2 लाइंस एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, 2 लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, लिख लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट में स्टार लगा लेना। कई बार क्वेश्चन ये पूछा है 2 लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता है, तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसमें। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जितना भी नंबर है लिखिएगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, छोटा सा है लिख लो, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersects at a point, never intersects at a point।
दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, देख लो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, बोलो यहां पे दोनों काट दिया ना एक दूसरे को, तो कहता है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका कारण सुनो। आप मुझे बताओ तो दो लाइन से कितने डायरेक्शन बनेंगे? अरे एक डायरेक्शन बनेगा इधर और एक डायरेक्शन बनेगा, दो डायरेक्शन बने ना। आप बताइए एक जगह पे दो डायरेक्शन हो सकता है? एक पॉइंट पे आप हो और दो डायरेक्शन में चल रहे हो, ऐसा पॉसिबल? तो नीचे लिख लीजिएगा, बिकॉज टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज, उसी में लिखिएगा, बिकॉज टू डायरेक्शंस एट अ पॉइंट, बिकॉज टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। और फिगर बना के दिखा दीजिए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप कहोगे इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहोगे इधर है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ए रुको, कहां भाग रहा है, बड़ी भाग रहे हो। अरे एक पॉइंट और है, सिर्फ लैंग्वेज तो लिखना है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म, नेक्स्ट पॉइंट, electric field lines never forms, electric field lines never forms closed loop, electric field lines never forms closed loop। सुनो इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी, सुनो लाइंस देखना, एक जगह से शुरू हो गया एक जगह पे, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये क्या करे, जहां से शुरू हो गया मतलब जहां से ओरिजिनेट हुआ वहीं पे टर्मिनेट हो, ये पॉसिबल? लिख के दिखा दीजिए। ओए ऐसा क्यों नहीं होगा? सुनना, एक बार सुनो ध्यान से। लाइंस निकलता है प्लस से और खत्म होता है। अब एक ही जगह आने का मतलब क्या हुआ पता है? कि प्लस भी वही है और माइनस भी। ऐसा कभी होगा? तो लिख लीजिएगा, कभी भी जहां से ओरिजिनेट हुआ है वहां टर्मिनेट नहीं होगा। अगर ऐसा कभी हो रहा है तो वो रॉन्ग है, लिख दीजिएगा नॉट पॉसिबल। टर्मिनेट और ओरिजिनेट एक जगह पे। एक और पॉइंट, बस लास्ट है, लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर, बस हो गया लास्ट, इसके बाद में लिखूंगा पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अच्छा ये बताओ कितना एंगल बनाता है इक्विपोटेंशियल के साथ? कितना बार ऑब्जेक्टिव में किए थे? Electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface. Electric field lines are perpendicular to the equipotential surface. देखिए, मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कितना एंगल? 90 डिग्री। बना के दिखा दो। अरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कितना एंगल? इक्विपोटेंशियल कौन है हमारा? कंडक्टर। कौन है हमारा? कंडक्टर। तो कंडक्टर पे इसका कितना एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो या कंडक्टर हो, कोई चार्ज कंडक्टर हो, तो उस पे एंगल कितना बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एंगल बनेगा 90 डिग्री। नहीं बस, तो ये क्यों होता है ये सिखा दूं। डीवी इक्वल टू, एक मिनट, तब जान ही लो, तब बोला तब। डीवी इक्वल टू ईडीआर, अरे कॉस थीटा। बोलो इक्विपोटेंशियल का वोल्टेज का डिफरेंस कितना? ये जीरो तभी होता है जब एंगल कितना हो? अरे कॉस 90 कितना होता है? इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ नहीं पता लगा? अरे इक्विपोटेंशियल का वोल्टेज डिफरेंस कितना था? जीरो। वो कितना एंगल पे होता है? 90 पे, इसलिए इस पे होता है परपेंडिकुलर। बस खत्म। दो चार और दिखा दें।